चलो तो टॉपिक नंबर 4 शुरू करना है आज हमें, ग्लोबलाइजेशन। थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं ब्रीफली रिवाइज करवा देता हूँ ताकि वो यूट्यूब पे चला जाए और रिकॉर्डिंग तुम्हारी ठीक हो जाए। गलत है रागिनी? रागिनी गलत है कुछ सच्चाई बोलने में? चलो टॉपिक नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन। बहुत सिंपल है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया भी था कि ये क्या है। दिस इज, देखो ग्लोबलाइजेशन, इसको ना तुम अगेन एक प्रोसेस की तरह ही समझ सकते हो। ग्लोबलाइजेशन एक टारगेट नहीं है, ठीक है? क्या होगा कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन किसको बोलोगे तुम, या परफेक्ट ग्लोबलाइजेशन किसको बोलोगे? देयर इज नो परफेक्ट ग्लोबलाइजेशन। परफेक्ट ग्लोबलाइजेशन, हाँ, जब बाउंड्रीज की जरूरत ना पड़े, ठीक है? एलिमिनेट कर दोगे तो लोग मर जाएंगे, मार काट कर देंगे आपस में। एलिमिनेट नहीं करनी है बाउंड्रीज या बॉर्डर्स। जिस दिन बॉर्डर्स की जरूरत ना पड़े उस दिन बोलोगे कि परफेक्ट ग्लोबलाइजेशन अचीव हो गया, है ना? तो ग्लोबलाइजेशन एक टारगेट या एक स्टेज नहीं है कि जो तुम अचीव कर लोगे। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है। आप या तो लेस ग्लोबलाइज्ड होते हो या मोर ग्लोबलाइज्ड होते हो, ठीक है? देयर इज नो वर्ड या नो स्टेज जहां पे आप बोल दो कि ये दुनिया ग्लोबलाइज्ड है या ये दुनिया, तुम आज ग्लोबल दुनिया में रहते हो। नहीं रहते, क्योंकि तुम पहले के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा ग्लोबलाइज्ड दुनिया में रहते हो। तो इट्स अ प्रोसेस। ये प्रोसेस किसका है? प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस। ग्रो कर रही है ना इंटरडिपेंडेंस। एक दिन इंटरडिपेंडेंस अगर परफेक्शन पे पहुंच जाए तब उसको इंटरडिपेंडेंस कहेंगे ही नहीं हम, है ना? फिर पूरी दुनिया एक ही एंटिटी होगी। वसुधैव कुटुंबकम, ये जो एक मंत्र का पार्ट है, वैसे तो एक मंत्र का फ्रेज है। कौन से वेद से लिया गया है? ये लिखवाया है तुम्हें मैंने हिस्ट्री में, हाँ? वसुधैव कुटुंबकम भी बताया है वैदिक लिटरेचर में तुम्हें मैंने। सोनम, मीनू, आप लोग बताओ कहां से लिया है हमने वसुधैव कुटुंबकम? खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, बट फिर भी पूछ लेता हूँ क्या जा रहा है पूछना। गलत। चारों बोल दोगे बचेगा क्या फिर? ठीक है, ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस देख लेना किसने दिया, मुझे भी याद नहीं। ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमीज, कल्चर्स एंड पॉपुलेशंस। ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस है ना, पहले कम थी, फिर थोड़ी ज्यादा हुई, फिर और ज्यादा हुई, फिर और ज्यादा हुई, ठीक है? जैसे अभी तुम अगर बोलो कि 2000s के डेकेड के मुकाबले तुम एक मोर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हो या लेस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, 2000s वाले डेकेड के मुकाबले 2000 से लेके सन 2007 8 तक के जो 8 साल थे, ये जो 8 साल हैं और आज जो तुम 2025 में खड़े हो, किसको मानोगे कि तुम कौन सा ज्यादा ग्लोबलाइज्ड है? वो 7-8 साल ज्यादा ग्लोबलाइज्ड थे अब से, ठीक है? अब से ज्यादा लिबरल मूवमेंट होता था, गुड्स का, पीपल का, सर्विसेज का, आइडियाज का। इतने लोग प्रोटेक्टिव नहीं थे अपनी चीजों को लेके। अभी प्रोटेक्शनिज्म थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है? अभी प्रोटेक्शनिज्म तुम्हें सिर्फ, तुम जानते हो एक ही चीज को जानते हो, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है? ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म नहीं होता। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म तो बहुत सिंपल है कि तुम चाहते हो तुम्हारे अपने लोकल प्रोडक्ट्स को लोग अपने देश में खरीदें, और बाहर वाले अगर वहां पे आके सस्ते मिलने लग जाएंगे तो तुम्हारे वालों को कोई नहीं खरीदेगा। यही होता है ना? दिवाली भी तुम चाइनीज पटाखे फोड़ के मनाते हो। दिस इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? मतलब इंडियन इन्फ्लुएंसर टिकटॉक पे फेमस होता है, ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है 2000s में कंपैरेटिवली अब से बेटर था। अभी तो लोग ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट हो गए, और ये प्रोटेक्शनिज्म सिर्फ ट्रेड तक ही सीमित नहीं है। ट्रेड के अलावा भी अगर तुम देखोगे तो लोगों को लेके भी लोग प्रोटेक्शनिस्ट हो गए हैं, है ना? H1B वीजा के अंदर जो चेंजेस अभी ट्रम्प ने इंट्रोड्यूस किए हैं, या फिर आइडियाज को लेके भी आप क्या बोलोगे कि प्रोटेक्शनिस्ट हो जाते हो, है ना? जैसे वेस्टर्न कल्चर थोपा जाना, है ना? लोकल कल्चर का खत्म हो जाना, ये भी सब क्या है? ये प्रोटेक्शनिज्म है अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। तो उसको बियॉन्ड देखा करो। ग्लोबलाइजेशन से हमारे दिमाग में ट्रेड या इकोनॉमी नहीं आनी चाहिए सिर्फ, ठीक है? ग्लोबलाइजेशन हम ये तो कर लेते हैं, इतना पोर्शन हम पढ़ लेते हैं हमेशा जब भी हम ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करते हैं, वर्ल्ड की इकोनॉमीज का, हम इसको और इसको हमेशा भूल जाते हैं।
ठीक है, ये सामने वाली लाइट बंद कर दो। हम हमेशा इसको कल्चर्स और पॉपुलेशन वाले पार्ट को हमेशा इग्नोर करके चलते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसे होता है ग्लोबलाइजेशन या ये इंटरडिपेंडेंस कैसे होती है? बाय क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड फ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपल एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये एक इशू का एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे, रेफ्यूजी क्राइसिस का। फिर हमने डिस्कस किया था कि फ्रांसिस कैनक्रॉस की बुक है डेथ ऑफ डिस्टेंस, जो ये बताती है कि कैसे नई नई जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है उन्होंने पहले के मुकाबले डिस्टेंस को अब एक बकवास फैक्टर बना दिया है। ठीक है, जैसे तुम्हें पता होगा ना, तुगलक्स के टाइम पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो कैसे होता था? चौकियां बनाई गई थी, तुम्हें पता होगा, चौकियां, और फिर टाइम जगह जगह पे सराय बनाई हुई थी ग्रैंड ट्रंक रोड पे। तो वो क्या करते थे? रनर्स होते थे उस दौरान, रनर्स होते थे, पैदल भागने वाले लोग होते थे जो तुम्हारी चिट्ठियां पहुंचाते थे। अगर सुल्तान को, दिल्ली में बैठा हुआ है सुल्तान और उसकी कैपिटल का काम चल रहा है इधर नीचे, कहाँ पे, क्या नाम था उसका? अरे औरंगजेब ने भी अपनी कैपिटल बनाई थी, मोहम्मद तुगलक ने भी कैपिटल बनाई थी, नाम में आज नाम नहीं आ रहे मेरे दिमाग। देवगिरी, हाँ देवगिरी, देवगिरी तो कर्नाटक में है। हाँ ठीक है, दौलताबाद जो भी है, मतलब इधर सेंट्रल इंडिया में था ना। तो इधर जब ये कैपिटल, तो क्या होता था, जैसे मान लो ये आपका दिल्ली है ना? अरे सोनम मीनू, तुम लोग बता दिया करो तुम्हें याद हो तो नाम, क्योंकि मुझे आज याद नहीं आ रहा। और ये आपकी मान लो वो सेंट्रल कैपिटल जो बना रहे, तो रनर्स हुआ करते थे। यहाँ पे एक रनर होगा, उसकी ड्यूटी होगी लेटर को भाग के, तेज भाग के यहाँ तक पहुंचाना। वो यहाँ तक आएगा, यहाँ एक रनर ऑलरेडी तैयार खड़ा है, ठीक है, ये आगे जाएगा। हाँ, ये रिले रेस की तरह ही होता है। ठीक है, रिले रेस उसी का ही वर्जन है स्पोर्ट्स में बस, है ना? इस तरीके से फिर एक आदमी यहाँ खड़ा है, इसको पकड़ा देंगे, ये आगे भागेगा, फिर ये आगे भागेगा, इस तरीके से वो लेटर पहुंचता था दिल्ली से। और नीचे नीचे कैपिटल तक ये 2 दिनों में पहुंचा देते थे पैदल, 2 ढाई दिन के अंदर पहुंचा दिया करते थे, है ना? तो ये फ्रांसिस कैनक्रॉस ने बोला है कि जो अब नए अब उसके पास व्हाट्सएप होता तब थोड़ा ना ये सब करना होता उसको। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ने डिस्टेंस को ऑब्लिटरेट कर दिया है कंप्लीटली, एक इररेलेवेंट फैक्टर बना दिया है पहले के मुकाबले। फिर मार्शल मैकलुहान का ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट भी है, जिसने बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली टेलीविजन ने ज्योग्राफिकल बैरियर्स को खत्म कर दिया है। फिर हमने वेव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन को देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट वेव हमने देखा था 15 to 18 सेंचुरी, 3G, गॉड ग्लोरी गोल्ड, 3 चीजों से ये मोटिवेटेड होती थी इस दौरान की जो ग्लोबलाइजेशन थी। ठीक है, ये कैसा था? मर्केंटाइल ग्लोबलाइजेशन था। मर्केंटाइल ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्यापारवाद बोलते हैं हम इसको हिंदी में। एक जगह से आप चीज खरीदोगे, दूसरी जगह पे जाके बेच दोगे, सिंपल है। मर्चेंट, व्यापारी यही करता है। दुकानदार व्यापारी है, दुकानदार खुद बनाता है क्या जो तुम्हें चीज बेच रहा है? नहीं, वो एक जगह से खरीद रहा है, तुम्हारे पास बेच रहा है, बीच में मार्जिन खा रहा है। यही फर्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाज ऑल अबाउट दिस ओनली। ठीक है, इस दौरान कॉलोनियलिज्म पे फोकस नहीं है उतना। ठीक है, इस दौरान इनिशियल फोकस मर्केंटलिज्म पे है। फिर मर्केंटलिज्म ने प्रॉफिट दिया, तो प्रॉफिट से उनको लगा थोड़ा सा और लालच आया, फिर उन्होंने सोचा कि अब तो हम कब्जा लेते हैं। तब उन एरियाज को कॉलोनीज की तरह एस्टैब्लिश किया गया। तो जो होम एम्पायर है, मतलब जिसकी कॉलोनी है, मतलब ब्रिटिश कॉलोनी मान लो इंडिया है, तो ब्रिटेन के आइडियाज इधर ट्रैवल करेंगे। तो इट वॉज वन वे ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इंडिया के लोग सूट पहनना सीखेंगे, इंडिया के साड़ी के अंदर ब्लाउज का इंट्रोडक्शन होगा। ब्लाउज को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो यहाँ का है ही नहीं, वो अंग्रेजों का है। इंडिया में साड़ियां, ब्लाउज नहीं होता था इंडिया की साड़ियों में। ठीक है, शर्ट्स होती थी, या तो शर्ट्स होती थी, और बटन शर्ट तब भी नहीं होती थी, एक वो मतलब एक टॉप की तरह होती थी जो ऊपर से आप पहन लेते थे, लंबी शर्ट्स, जो तुमने ये थोड़े से राजस्थानी ड्रेसेस में देखा होगा, वो शर्ट हुआ करती थी। बटन शर्ट तो तब भी नहीं थी, बटन शर्ट भी अंग्रेज लेके आए, ब्लाउज भी अंग्रेज, इसलिए तुम्हारे पास ब्लाउज का हिंदी वर्ड नहीं है। ठीक है, गाँव में तो बोलते होंगे वो कुछ अपने अपने नामों से, बट होता नहीं है। तो इस तरीके से वन वे ग्लोबलाइजेशन हुआ, मेरा कहने का मतलब ये फर्स्ट वेव में। ठीक है, सेकेंड वेव आपकी आई 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 19th सेंचुरी से लेके और वर्ल्ड वॉर 1 होने तक। ड्राइविंग फोर्सेस ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था। अब वहां पे मर्केंटाइल कैपिटलिज्म है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में आपको अपने कंट्री की इंडस्ट्रीज को दिखाना है ना? इंडस्ट्रीज को दिखाना है। अब इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करवाना है, तो कैसे करोगे? कॉलोनीज से आप रॉ मटेरियल खरीदोगे और इंडस्ट्रीज में लेके आओगे, इंडस्ट्रीज उसको प्रोसेस करेंगे और पूरी दुनिया में उस प्रोडक्ट को बेचोगे। This was the economic capitalism, economic globalization plus economic capitalism. ठीक है, इंडिया के लोगों को इंग्लिश पढ़ाना, लंदन में पढ़ाना इसीलिए जरूरी है ताकि उनको समझ आए कि पढ़ा लिखा आदमी कोट पहनता है,
अगर वो कोट पहनेगा तो तुम इंग्लैंड में बने हुए कोट को यहाँ पे पहनोगे। तो मार्केट डेवलप करने के लिए ग्लोबलाइजेशन आया सेकेंड वेव। ठीक है, सेकेंड वेव का जो इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन है, इट वाज मार्क्ड बाय क्रिएशन ऑफ मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, जो कभी भी, अच्छा कमाल की बात यह है कि इन्होंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ था, क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं, उसमें बहुत सारे लोग यूएस को भी इंक्लूड करते हैं। यूएस, अफ्रीका और एशिया, तीनों जगहों से रॉ मटेरियल जा रहा है यूरोप में, और यूरोप से इन तीनों ही जगहों पे फाइनल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स बन के आ रहे हैं। उल्टा कभी भी नहीं होता कि इंडिया के कंज्यूमर गुड्स वहां पे बिक रहे हो, जो कि फर्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन में होता था, है ना। काली मिर्च फाइनल गुड है, कंज्यूमर गुड है, यहां से जा रहा है कंज्यूमर गुड वहां, इसीलिए हमारे पास बदले में सोना आता था, इसीलिए देश को सोने की चिड़िया बोलते थे। तब तक भी समझ आता है, बट जब कॉलोनियलिज्म आया, कॉलोनियलिज्म जब आया, और स्पेशली जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद में ये था ग्लोबलाइजेशन कैसा, एक तरफा ग्लोबलाइजेशन है, एक तरफ से रॉ मटेरियल जा रहे हैं, दूसरी तरफ से कंज्यूमर गुड्स आ रहे हैं। ठीक है, समझ आया। इसके अंदर ब्रिटेन और फ्रांस ने लीड किया था, स्टीम शिप्स, रेल रोड टेक्नोलॉजी, टेलीग्राफ, ये सारी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिन्होंने सेकेंड वेव को पार किया था। वर्ल्ड वॉर टू और कोल्ड वॉर ने सेम ट्रेंड को आगे फॉलो किया, और थर्ड वेव जो अब चल रही है वो चल रही है 1980 से लेके आज तक की। इसमें थोड़ा सा नियो लिबरल इकोनॉमीज आ गई है, नियो लिबरल इकोनॉमीज में थोड़ा सा वेलफेयरिज्म घुसा दो। लिबरल इकोनॉमी में क्या बोलता है, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का आइडिया है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। अब हो क्या गया, बिजनेसमैन बहुत अमीर हो गया और वर्कर्स गरीब रह गए, इनइक्वालिटीज बहुत रेज हो गई। तो अब होता क्या है, हमेशा ना एक रिफॉर्म को काउंटर करने के लिए काउंटर रिफॉर्म आता है, समझ रहे हो। एक रिफॉर्म को काउंटर करने के लिए हमेशा एक काउंटर रिफॉर्म आता है। कैसे, इसको ध्यान से समझाता हूं। जैसे मान लो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी का एग्जांपल लेते ताकि कोई बुरा ना माने। क्रिश्चियनिटी में तुम्हें पता है कि इनिशियली जो रिलीजन था, इट वाज अ वेरी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन, और जो बाइबल थी उसका पता भी नहीं था लोगों को कि उसमें क्या हो रहा है। वो जिन भी भाषाओं में, जिन देशों में भी जिन भाषाओं में अवेलेबल थी, वो उसी जैसे अमेरिका में लैटिन में थी, तो वो आम आदमियों को लैटिन ही नहीं आती है। तो उस दौरान बहुत ऑर्थोडॉक्स था, चर्च बहुत डोमिनेट हुआ करता था, चर्च आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल किया करता था। तब लोगों ने क्या किया, जैसे मार्टिन लूथर जैसे लोगों ने क्या किया कि बाइबल की कॉपीज को ट्रांसलेट कर करके और चर्च के बाहर चिपकाना शुरू कर दिया। ये जो तुम्हारा फादर बोल रहा है ऐसा नहीं होता है बाइबल में, ये देखो ऐसा होता है। तो लोगों ने उस क्रिश्चियनिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, है ना। जो एग्जिस्टिंग फॉर्म थी क्रिश्चियनिटी की, जो करप्टेड फॉर्म थी क्रिश्चियनिटी की, उसको लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और एक नया अपने आप में सेक्ट उभर के आया जिसको हमने प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी बोला, और वॉर हुए प्रॉपर इनमें, है ना। बहुत सारे राजाओं ने, यूरोप के बहुत सारे राजाओं ने प्रोटेस्टेंटिज्म अपना लिया, बहुत सारे राजा कैथलिक ही रहे, और अल्टीमेटली प्रोटेस्टेंट वाले जो किंग्स थे उनकी जीत होती है। तो अब ये रिफॉर्म है, क्रिश्चियनिटी के अंदर ये रिफॉर्म है, प्रोटेस्टेंट रिलीजन का उभरना, दिस इज अ रिफॉर्म। काउंटर रिफॉर्म क्या हुआ, कैथलिक रिलीजन ने अपने आप में रिफॉर्म किया। एक बात बताओ, तुम कैथलिक रिलीजन के ठेकेदार हो, और तुमसे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और प्रोटेस्टेंटिज्म अपना रहे हैं, तो तुम क्या करोगे, तुम कोशिश करोगे कि तुम्हारा भी थोड़ा सा सुधर जाए ताकि लोग ना जाए। ठीक है, तो इस एग्जिट मूवमेंट को रोकने के लिए काउंटर रिफॉर्म होता है। तो उसको जो कैथलिसिज्म ने अपने आप में सुधार किए वो काउंटर रिफॉर्म था, और जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन बन के तैयार हुआ वो रिफॉर्म था। सेम गोज विद लिबरल एंड नियो लिबरल इकोनॉमीज। नियो लिबरलिज्म इज अ काउंटर रिफॉर्म ओनली, और कुछ नहीं। लिबरलिज्म ने इनइक्वालिटीज को एक्सपोज किया पूरी दुनिया में, पता चला धीरे धीरे, और दुनिया भर में थोड़ी सी मतलब कम्युनिस्ट वेव आई 60s में 70s में, दुनिया भर में कम्युनिस्ट वेव आई, बहुत सारे कंट्रीज ने कम्युनिज्म अपनाया, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुए, वियतनाम है चाहे और बहुत सारे कंट्रीज है, कोरिया है, और अफ्रीका के बहुत सारे नेशंस है, लैटिन अमेरिका है, तो कम्युनिज्म आया इन देशों में। अब आप सोचो कि जो कैपिटलिस्ट दुनिया है, जो लिबरल कैपिटलिस्ट दुनिया है, उसको लगेगा कि तो सब लोग उधर जा रहे हैं, और एक ही क्रिटिसिज्म बनता था, क्या, इनइक्वालिटी। वर्कर्स की डिमांड कोई नहीं सुनता है, गरीबों की डिमांड कोई नहीं सुनता है। तो न्यू लिबरलिज्म में क्या आया, उन्होंने लिबरलिज्म प्लस वेलफेयर जोड़ दिया कि बाकी सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन अब हम गरीबों की भलाई के लिए भी काम करेंगे। अब कम्युनिस्ट के पास क्रिटिसिज्म नहीं बचता कुछ। तुम रोटी कपड़ा मकान देते हो, कम्युनिज्म में क्या होता है, तीन चीजें इंश्योर की जाती है, रोटी कपड़ा और मकान। ये तीन चीजें अगर लिबरलिज्म इंश्योर करने लगे, या लिबरल कैपिटल वर्ल्ड इंश्योर करने लगे, तो कम्युनिस्ट वालों के पास क्रिटिक क्या बचा, कुछ नहीं।
कमाल की बात बताता हूं तुम्हें, एक राइट टू फूड एक्ट पढ़ाया था ना तुम्हें, कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आती है राइट टू फूड एक्ट, ठीक है, यूपीए की जो वन फर्स्ट टर्म थी उस दौरान राइट टू फूड एक्ट आता है, और इसके तहत बेसिक अनाज इंश्योर किया जाता है हर गरीब फैमिली को। राइट टू फूड, इट वाज अ लीगल राइट कि अगर आपको खाना नहीं मिल रहा तो सरकार इंश्योर करेगी कि आपको खाना मिले। राइट टू फूड। मोदी गवर्नमेंट डज नॉट हेट इट, गोदी गवर्नमेंट हेट्स इट। अरे डायरेक्ट नहीं बोल रहा ना, यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है। माइक म्यूट करके मैं बता नहीं, तुम लोग वैसे ही समझ जाओगे ना। तो जो करंट गवर्नमेंट है वो, उसका बस चले ना तो इस स्कीम को कब की हटा दे। फ्री अनाज बांट देंगे, बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, बट हटा देगी तो सरकार गिर जाएगी, है ना। वो हटा देगी तो सरकार गिर जाएगी तुरंत। तो उन्होंने क्या कर लिया, उसको नाम चेंज करके रेनोवेट करके प्रेजेंट किया। ये काउंटर रिफॉर्म होता है। एक राइटिस्ट गवर्नमेंट, राइटिस्ट कंजर्वेटिव गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी ऐसी ऐसी स्कीम चलाना, क्योंकि उसके आइडियोलॉजी के खिलाफ है वो लिबरल कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की पार्टी है। हाँ, आज से नहीं, जब से बनी है तब से, है ना। आरएसएस या हिंदू महासभा या जहां से जनसंघ या जितने भी ये लीडर्स आए, इनकी शुरुआत कैसे हुई उस दौरान? बिजनेसमैन लोगों ने, जमींदार लोगों ने इनकी शुरुआत की थी। ये सब लोग कैपिटलिस्ट कंजर्वेटिव्स हुआ करते थे, किसी भी ऐसी स्कीम में बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी स्कीम को रखा हुआ है, हटा नहीं सकते। मनरेगा जैसी स्कीम को ये हटा नहीं सकते, सरकार गिर जाएगी। काउंटर रिफॉर्म है ये, उनको अपने अंदर काउंटर रिफॉर्म लाना पड़ेगा। इसीलिए तुम करंट गवर्नमेंट को बोलोगे नियो लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये नियो लिबरल कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। समझ रहे हो? समझ रहे हैं? चलो आगे चलते हैं। थर्ड वेव आई, न्यू लिबरलिज्म हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, बकवास, ट्रेड बैरियर्स खत्म हुए। मैंने बोला ना 2000s का जो era है, इट वाज द मोस्ट ग्लोबलाइजेशन यू कुड अचीव इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। उसके पहले तो इतना नहीं होता, ठीक है। फिर ज्योग्राफिकल सेंटर्स, जहां पे चाइना और इंडिया इमर्ज होके आए, ये नई इकोनॉमीज बने, ठीक है। टेक्नोलॉजीज क्या है? इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है ना, इन सब में। फिर ग्लोबलाइजेशन 4.0 है, लेटेस्ट फेज है, इसमें एआई, मशीन लर्निंग और ये सारी चीजें आ जाती है। फिर ये मैंने अलग अलग फॉर्म ऑफ वो बताए हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के, कि स्ट्रेटेजिक ग्लोबलिज्म के लिए कौन काम कर रहा है। सुपर पावर पॉलिटिक्स है, नाटो वगैरह है, जितनी भी अलग अलग बॉडीज बनती है, सार्क बनता है, एशियान बनता है, ये सब क्या है? ये स्ट्रेटेजिक ग्लोबलिज्म है। कॉर्पोरेट ग्लोबलिज्म क्या है? देखो तुम इसको ध्यान से सुनो। स्ट्रेटेजिक ग्लोबलिज्म का मतलब क्या है? जो ग्लोबल स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, मतलब स्ट्रेटेजी के बॉर्डर्स को खत्म कर देते हैं। वो कैसी भी स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो जियो क्लाइमेटिक स्ट्रेटेजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो स्ट्रेटेजी को ग्लोबली लेके जाए। कॉर्पोरेट ग्लोबलिज्म क्या हो जाएगा? जो कॉर्पोरेट को ग्लोबली लेके जाए। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ग्लोबलिज्म क्या हो जाएगा? जो इकोनॉमी को और फाइनेंसेस को ग्लोबल करे। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देता हूँ सबकी। स्ट्रेटेजिक ग्लोबलिज्म तो बहुत सिंपल है, नाटो हो गया, वॉर्सो हो गया, ये जो भी है, ये सब स्ट्रेटेजिक ग्लोबलिज्म है। या इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया, स्ट्रेटेजिक ग्लोबलिज्म है। कॉर्पोरेट ग्लोबलिज्म, मैगडी तुम्हारे यहाँ पे है, कोई इंडियन ब्रांड विदेशों में खुल जाए, ये क्या है? ये कॉर्पोरेट ग्लोबलिज्म है, जहां पे कॉर्पोरेट्स पूरी दुनिया के बॉर्डर्स को क्रॉस करे, इधर उधर जाए। इकोनॉमिक फाइनेंशियल ग्लोबलिज्म है, अगर हम यूपीआई को पूरी दुनिया में एप्लीकेबल कराना चाहें तो इट विल बी फाइनेंशियल ग्लोबलिज्म। समझ रहे हो? उसी को डेवलपमेंटल ग्लोबलिज्म कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है, यूएन करती है। इकोलॉजिकल है, यूएनसीडी है, ग्लोबल क्लाइमेट इन्वायरमेंटल फैसिलिटी है, पेरिस क्लाइमेट समिट है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, कियोटो प्रोटोकॉल है, ये सब क्या है? ये सब इकोलॉजिकल ग्लोबलिज्म है। फिर मीडिया ग्लोबलिज्म, जो इंटरनेशनल मीडिया प्रेजेंट है। फेमिनिस्ट ग्लोबलिज्म, ये सिस्टरहुड इज ग्लोबल, नैरोबी बीजिंग के अंदर इनकी मीटिंग भी होती है। लेबर ग्लोबलिज्म है, जहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड यूनियन है, ये सब काम करती है, ठीक है। इस्लामिक ग्लोबलिज्म उलेमा पॉलिटिक्स है, या खलीफा का इधर उधर मेंशन आ जाता है कभी कभी, है ना। इस्लामिक वर्ल्ड का मेंशन आ जाता है, पाकिस्तान बोल रहा है कि मैं सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेता हूँ इस्लामिक वर्ल्ड की, तो इस्लामिक ग्लोबलिज्म। पूरी दुनिया के हिंदुओं को यूनाइट करोगे तो वो हिंदू ग्लोबलिज्म हो जाएगा। देखो अब तुम इन सारी चीजों में देखोगे तो आइडिया आइडिया को आपने ग्लोबली अप्लाई किया, वही ग्लोबलिज्म हो गया, और कुछ नहीं। समझ आ रहा है? कंज्यूमर ग्लोबलिज्म बताया, ये एंटी ग्लोबलिज्म। एंटी ग्लोबलिज्म क्या है? जो ट्रम्प कर रहा है, जो बोलेंगे कि हम अपना अपना अपने आप संभालेंगे। चले आगे।
डायमेंशन ऑफ ग्लोबलिज्म, पहले डायमेंशन आती है पॉलिटिकल डायमेंशन, ठीक है। मेन स्कॉलर है डेविड हेल्ड, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने किताब दी है। पॉलिटिकल डायमेंशन क्या बोलते हैं, जहां पे ग्लोबलाइजेशन एक नेशन स्टेट की सोवरेनिटी को कैसे हर्ट करता है, हमने डिस्कस भी किया था। मैंने उस दिन बताया भी था तुम्हें, फिर से बता देता हूं कि ग्लोबलाइजेशन एंड सोवरेनिटी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, साथ में नहीं चल सकती। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, वैश्वीकरण, है ना। पूरी दुनिया एक पर्टिकुलर ऑर्डर को मानेगी, पूरी दुनिया एक पर्टिकुलर तरीके से चलेगी, तो इसमें नेशन स्टेट की आइडेंटिटी तो गायब हो गई ना। मान लो तुम्हारे देश के जो लीडर है वो चाहते हैं कि तुम्हारा देश एक तरीके से चले, लेकिन दुनिया का एंगल बिल्कुल ही अलग है उसको लेकर। अब तुम ग्लोबलाइज्ड अगर होगे तो तुम्हें दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। तो तुम दोनों साथ साथ नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन और सोवरेनिटी का रिलेशन आपस में। हमने ये डिस्कस भी किया था कि वेस्टफेलियन जो सिस्टम था, इट वाज ऑटोनोमस नेशन स्टेट्स। वेस्टफेलियन सिस्टम में 1648 ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया मैंने तुम्हें बताया था, जहां पे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सारे कंट्रीज का ओरिजिनेशन हुआ। तो उस टाइम पे ऑटोनोमस नेशन स्टेट होते थे। 4 फीचर्स होते थे, पॉपुलेशन, बॉर्डर, सोवरेनिटी और टेरिटरी। बॉर्डर टेरिटरी एक हो गया वैसे, हाँ। पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, टेरिटरी और सोवरेनिटी, ये 4 फीचर्स होते थे किसी भी नेशन स्टेट के, 4 एसेंशियल फीचर्स हैं। तो उन चारों एसेंशियल फीचर्स का सिस्टम चलता रहा वर्ल्ड वॉर तक, वर्ल्ड वॉर 2 तक इनफैक्ट। बट जब उसके बाद में जब ये लीग ऑफ नेशंस बना, तब हमने, अब देखो एक बात बताओ, तुम्हारा देश कोई एक पर्टिकुलर एक्शन लेना जैसे फॉर एग्जांपल हम रशिया का एग्जांपल लेते हैं ना, रशिया ने सोवरेन डिसीजन लिया, वो यूक्रेन पे अटैक करना चाहता है, पूरी दुनिया उसको रोक रही है। अब वो पूरी दुनिया की बात मानेगा तो वो ग्लोबलाइज तो कहलाएगा, बट सोवरेन नहीं कहलाएगा। अगर वो अपनी बात मानेगा तो वो सोवरेन तो है ही, जो अभी भी वो कर रहा है, लेकिन ग्लोबलाइज नहीं। फिर सारी ग्लोबल दुनिया मुंह बना लेगी उससे, है ना। वही है, आगे चलते हैं। फिर हमने 3 स्कॉलर्स भी डिस्कस किए थे, बहुत आसान है। ग्लोबलिस्ट, जो ग्लोबलाइजेशन को फेवर करेंगे और सोवरेनिटी को छोटा मानेंगे। स्टैटिस्ट, जो स्टेट को ऊपर रखेंगे, जो सोवरेनिटी को ऊपर रखेंगे और ग्लोबलाइजेशन को कंपैरेटिवली कम मानेंगे। इसमें एरो ठीक कर लेना। और ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट, जो बोलते हैं कि जीरो सम गेम नहीं है ये, आपको थोड़ा सा सोवरेन भी होना पड़ेगा और थोड़ा सा ग्लोबलाइज्ड भी होना पड़ेगा। इस दुनिया में आप सिर्फ सोवरेन होके क्या कर लोगे, ट्रेड तो तुम्हारा बाकी दुनिया से ही हो रहा है, पैसा तो तुम बाहर से ही कमा रहे हो, है ना। या तुमसे लोग पैसा कमा रहे हैं या तुम बाहर से पैसा कमा रहे हो, है ना। तो ऐसा तो नहीं कर सकते आप, तो दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। डेविड हेल्ड इसी में मानते हैं। समझ आया, कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो, नहीं है। तो स्टेट पे क्या असर पड़ा देखो, एंड ऑफ सोवरेन स्टेटहुड, राइज ऑफ सुप्रा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जैसे कि यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं, 28 देश हैं, है ना। उन 28 देशों के लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, पूरे 28 देशों में कहीं भी मूव कर सकते हैं, एक ही वीजा है। यूरोपियन यूनियन की अलग गवर्नमेंट भी है, उनकी कॉमन नेशनल पॉलिसीज भी आती है, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज भी आती है, तो ग्लोबलाइज्ड है ना वो ग्लोबलाइज्ड है। तो वहां पे इंडिविजुअल स्टेट के गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस कम हो गया कि बढ़ गया? कम हो गया। इंग्लैंड को ये अनफेयर लग रहा था, इंग्लैंड ने छोड़ दिया, समझ रहे हो। इंग्लैंड के अंदर अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट फिर से आती है, इस तरीके की गवर्नमेंट अगर फिर से आती है, तो हो सकता है वो ईयू का फिर से ज्वाइन करे। लेकिन किस गवर्नमेंट ने कौन सी गवर्नमेंट निकली होगी वहां, कैसी आइडियोलॉजी वाली, स्टैटिस्ट, है ना। बस यही है, बस इन्हीं का एप्लीकेशन देखना है तुम्हें। अ डिक्लाइन इन इंटरस्टेट वॉरफेयर, अब लोग लड़ते नहीं है आपस में, पहले जितने वॉर्स नहीं होते। पहले वॉर्स किस लिए होते थे, रॉ मटेरियल के लेके, टेरिटरी को लेके, कॉलोनी को लेके, रिसोर्सेस को लेके। अब ग्लोबल हो गया ना सब कुछ, अब आपको पता है आप इस देश से लड़ाई करोगे तो नुकसान अपना भी होगा। बीसीसीआई को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। बीसीसीआई को नुकसान हुआ ना, इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहे हैं, लोगों ने देखा नहीं तो पिट गया ना मैच। देखो ये बड़ा नहीं होता है कि इंडिया पाकिस्तान में जीत कौन रहा है, बड़ा बिजनेस मॉन्गर क्या है, वो जो एड्स होती है, एक विकेट गिर गया तो एक ऐड, एक ओवर के बाद एक ऐड, फिर बीच में ब्रेक, है ना, इनिंग्स खत्म होने के बाद ऐड, पूरे ग्राउंड में ऐड, बाउंड्री की वो भी लगा रखी है, वो भी किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ है। उसकी बात होती है, असली क्रिकेट की बात नहीं होती है। लेकिन हम ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारा इंटरस्टेट वॉरफेयर हुआ उनके साथ, वो मैच बॉयकॉट हुए, इनिशियल 2 मैचेस बॉयकॉट हुए, अब तो फिर देखने लग गए लोग। लेकिन वो 2 मैचेस भी बॉयकॉट हुए तो आप सोचो, अंदाजा नहीं है आपको कितने लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है।
ये जो एड्स होती है ना क्रिकेट मैचेस के बीच में आती हैं, पर सेकंड का इनका करोड़ों में रेट होता है, पर सेकंड। अगर आप एक ओवर के बीच में अपनी एक एड डालना चाहते हो, पर सेकंड करोड़ों रुपए की एड्स होती हैं, ये वो नुकसान हुआ। तो क्या है ये? एंटी ग्लोबलिस्ट है, दिस इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्ट आइडियोलॉजी है ये, ग्लोबल आइडियोलॉजी नहीं है। ग्लोबल आइडियोलॉजी में हम लड़ाई नहीं करेंगे इनके साथ, हम ट्रेड डील साइन करेंगे इनके साथ। ठीक है, इसीलिए 2000s का जो डेकेड था, यू सॉ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अबाउट टू साइन अ ट्रेड डील। समझ आया? चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये भी मानता है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक गवर्नेंस पूरी दुनिया में लाना ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल है, स्टेट अकेला अचीव नहीं कर सकता, उसको ग्लोबल वर्ल्ड की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन हाँ, फिर हमने कैसे कंक्लूड किया था सोवरेनिटी वाले इंपैक्ट को, कि अभी हम कैसा देख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन है तो सोवरेनिटी हर्ट हो जाएगी, और सोवरेनिटी है तो ग्लोबलाइजेशन हर्ट हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या मानते हैं? अब हम ऐसा मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ भी चल सकते हैं। कैसे? ग्लोबलाइजेशन ने सोवरेनिटी को इवॉल्व कर दिया है बजाय कि इरोड करने के। हमने ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, याद करो, है ना, कि अब सोवरेनिटी का फॉर्म चेंज हो गया है। आज से 400 साल पहले सोवरेन का मतलब क्या होता था, और आज जो सोवरेन का मतलब होता था, बहुत चेंज हो गया है। हम यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, मान लो, है ना, अगर हम यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं तो वो लोग बोल रहे हैं ऐसा करो, तो हम जरूरी थोड़ी हम करते हैं। हमने एनपीटी एनपीटी ग्लोबलाइजेशन का एक स्टेप है, हमने साइन किया? नहीं किया। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हमने साइन नहीं किया ना, तो हमारी सोवरेनिटी बनी हुई है ना अभी भी। तो अभी भी जो हमारी सोवरेनिटी है, इनफैक्ट बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना ये है कि उसके तो होराइजन्स भी एक्सपैंड हो गए। पहले आपकी सोवरेनिटी का इंपैक्ट पड़ता था आपके बॉर्डर्स के बीच में, बस आपकी टेरिटरी के अंदर अंदर। अब आपकी सोवरेनिटी दुनिया को भी इंपैक्ट करती है। इंडिया ने एक सोवरेन डिसीजन लिया कि वो यूएस और यूएसएसआर दोनों के साथ ही अलाइन नहीं होगी। ये इट वाज अ सोवरेन डिसीजन इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, है ना। ग्लोबल वर्ल्ड कैसे था? ग्लोबल बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड ग्लोबल बिटवीन द कम्युनिस्ट, ये था ग्लोबल वर्ल्ड। तो उस दौरान इंडिया ने डिसीजन लिया, सोवरेन डिसीजन लिया, कि वो ना तो यूएस के साथ जाएगा ना यूएसएसआर के साथ जाएगा। हमारे इस आइडिया, अगर अच्छा, अगर हम वेस्टफेलियन सिस्टम में होते तो ये आइडिया हमारा अपना होता, बस उतनी बात होती, उससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं। बट क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड था, तो दिस सोवरेनिटी गॉट ट्रैवल्ड। बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस ने हमें ज्वाइन किया, बहुत सारे एशियन नेशंस ने हमें ज्वाइन किया, है ना। तो आपका सोवरेनिटी जो है अब ज्यादा एरिया को इंपैक्ट कर सकता है, अगर वो डिसीजन लोगों को लग रहा है कि अच्छा है तो सोवरेनिटी के होराइजन एक्सपैंड हो गए, इनफैक्ट कम होने के बजाय, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन ने सोवरेनिटी को इरोड ना करते हुए उसका उसको उसको बदल दिया है, उसको इवॉल्व कर दिया है। अब लोग इसको स्टेट्स इसको बार्गेनिंग टूल की तरह भी यूज करते हैं सोवरेनिटी को। समझ आया? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ये पढ़ लेना इसको, ये हमने एग्जांपल्स ही देखे थे। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, कल्चरल डायमेंशंस। दो कीवर्ड्स हैं, एक है होमोजेनाइजेशन, एक है होमोजेनाइजेशन और एक है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, होमोजेनाइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों कीवर्ड्स है, ये दोनों। पहले तो तुम बताओ कि तुम्हें समझ क्या आता है इससे। सब कुछ तुम्हें सिमिलर सा दिखता है ना, सिमिलर फीचर्स होना। पानी में चीनी घोल दो, ठीक है, पानी में चीनी घोल दो, इट्स होमोजेनाइजेशन, है ना, घुल गई है ना वो, एक ही हो गया ऐसा। तो होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर्स का मतलब क्या है, कि अब आपके पास एक ऐसा मिला जुला कल्चर आ रहा है जो थोड़ा सा इंडियन भी है, थोड़ा सा वेस्टर्न भी है, थोड़ा सा एशियन भी है, थोड़ा सा अफ्रीकन भी है, थोड़ा सा अमेरिकन भी है ना, इस तरीके थोड़ा सा यूरोपियन भी है। कैसे? एग्जाम्पल दो। इंडिया में होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसका एग्जाम्पल दो। हाँ, फोक एंड स्पून, ठीक है, और सिर्फ यूज, देखो, यूज ऑफ फोक एंड स्पून तो एक वेस्टर्न culinary एटिकेट हो गया। बट इफ यू आर यूजिंग दैट फोक एंड स्पून टू ईट आलू का पराठा, हाँ, मैं वही वही कह रहा हूँ, तो पूरा बोलो। हाँ, और बोलो, और बोलो। कपड़े हो गए, ठीक है, और
अच्छा वाला एग्जाम्पल नहीं दे रहे। होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर क्या? टूरिज्म? क्या टूरिज्म कैसे? होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर। सोनम, मीनू, एक एक एग्जाम्पल टाइप करो ग्रुप इसमें चैट बॉक्स में। हाँ, क्रिसमस कैसे होगा टूरिज्म? बताओ ना मुझे कैसे होगा, मैं मना नहीं कर रहा, पर बताओ कैसे। होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर, टूरिज्म, क्या लेना देना? होमोजेनस कल्चर का मतलब एक ऐसा कल्चर उभर के आना जो सिमिलर सा है ना, पूरी दुनिया में तुम्हें सेम सा दिखेगा। जैसे बहुत सिंपल है, सेलिब्रेशन ऑफ न्यू ईयर, क्रिसमस, जैसा तुम लोगों ने बताया, होमोजेनाइजेशन का एग्जांपल हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल दो। ये तो मर गए हैं दोनों, सोनम और मीनू तो हमारे साथ नहीं रहे अब। तुम बता, हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल दो। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन?